के घर में फंस गई है। लेकिन क्या हो अगर सच ठीक इसका उल्टा हो, जब पीड़ित का नकाब गिरे और शिकारी खुद शिकार बन जाए। और जब सर्वाइवल का मतलब सिर्फ बचना नहीं बल्कि पलटकर वार करना बन जाए। एक ऐसी लड़ाई जहां सबसे बड़ा हथियार कोई चाकू या बंदूक नहीं बल्कि एक शिकारी के दिमाग को पढ़ने की काबिलियत हो। आज हम द हाउसमेड नाम की एक कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। हमारे पास इस कहानी के दूसरे भाग के कुछ अंश हैं जो एक साधारण थ्रिलर को सर्वाइवल और बदले की एक डार्क कहानी में बदल देते हैं। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, हम उस मनोवैज्ञानिक लड़ाई को समझने की कोशिश करेंगे जो बंद दरवाजों के पीछे लड़ी जाती है। हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे एक पीड़ित मिली हालातों को पूरी तरह से पलट देती है। हम कंट्रोल, अब्यूज और अपनी शक्ति वापस छीनने जैसे विषयों पर गौर करेंगे। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, ये दिमाग के अंदर लड़ी जाने वाली एक जंग है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत उस पल से होती है जहां सब कुछ बदल जाता है। मिली को लगता है कि बस अब बहुत हो गया। वो इस घर से, इस अजीब माहौल से दूर जाना चाहती है। हाँ, उसका बैग पैक है, वो दरवाजे तक पहुंचती है और दरवाजा बंद हो जाता है। एंड्रयू उसके सामने खड़ा है। और यहाँ कुछ नाटकीय नहीं होता, कोई चीखना चिल्लाना नहीं। एंड्रयू की आवाज बिल्कुल शांत है, लगभग प्यार भरी, लेकिन उसके शब्द वो एक पिंजरे की तरह हैं। वो कहता है, तुम कहीं नहीं जा रही मिली। और ये वाक्य इतना ठंडा, इतना सपाट है कि मिली को एहसास होता है कि वो किसी घर में नहीं बल्कि एक जाल में फंसी है। कहानी में इस पल को बहुत पावरफुली दिखाया गया है। पहली बार मिली एंड्रयू के चेहरे पर एक असली मुस्कान देखती है, लेकिन वो मुस्कान गर्मजोशी वाली नहीं, बल्कि ऐसी है जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखकर मुस्कुराता है। सही कहा। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। एंड्रयू इतना चालाक था, उसने इतने महीनों तक इतना बड़ा ड्रामा किया, फिर इस एक पल में उसने अपना सारा राज क्यों खोल दिया? क्या ये उसकी कोई गलती थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। पहली नजर में लगता है कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, उसका घमंड था। लेकिन अगर हम उसकी मानसिकता को समझे तो ये गलती नहीं थी। तो फिर क्या था? ये उसकी जीत का ऐलान था। उसके लिए खेल का असली मजा नीना को तड़पाने में नहीं था, बल्कि किसी को ये यकीन दिलाने में था कि नीना पागल है, और फिर उस नए इंसान को अपनी दुनिया में खींच लेने में था। अच्छा। मिली के सामने अपना असली चेहरा दिखाकर वो कह रहा था, देखो तुम कितनी बेवकूफ हो, तुम मेरे जाल में पूरी तरह फंस चुकी हो और अब तुम कुछ नहीं कर सकती। ये कंट्रोल का सबसे ऊंचा लेवल है। मतलब ये उसके खेल का आखिरी पड़ाव था। उसे लगा कि अब मिली पूरी तरह उसके काबू में है। बिल्कुल। वो दरवाजा बंद करना सिर्फ लकड़ी के टुकड़े को बंद करना नहीं था, वो मिली की आजादी, उसकी उम्मीद और उसके बाहर की दुनिया से संपर्क पर ताला लगाना था। और यहीं से कहानी का असली चेहरा सामने आता है, जहां सारा दिखावा खत्म हो जाता है और नंगा सच सामने खड़ा होता है। और ये सच जितना डरावना है उतना ही चौंकाने वाला भी है, क्योंकि एंड्रू का नकाब उतरते ही कहानी का दूसरा और सबसे बड़ा मोड़ सामने आता है। अपनी जीत के नशे में एंड्रू सब कुछ कबूल कर लेता है। वो मिली को बताता है कि उसकी पत्नी नीना, जिसे मिली एक खतरनाक पागल औरत समझ रही थी, वो पागल है ही नहीं। और ये कबूलनामा कहानी की पूरी बुनियाद हिला देता है। हमें पता चलता है कि नीना सालों से एक मनोवैज्ञानिक टॉर्चर का शिकार हो रही थी, जिससे हम गैसलाइटिंग कहते हैं। हमने ये शब्द कई बार सुना है, लेकिन एंड्रू इसे एक अलग ही लेवल पर लेकर गया था। ये सिर्फ नीना को ये कहना नहीं था कि तुम पागल हो, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। गैसलाइटिंग की सबसे भयानक बात ये होती है कि वो पीड़ित से उसकी सच्चाई ही छीन लेती है। उसकी सच्चाई मतलब एंड्रयू ने सालों तक नीना को एक ऐसे माहौल में रखा जहां उसकी हर याद, हर भावना पर सवाल उठाया गया। वो घर की चीजें छिपा देता और नीना पर इल्जाम लगाता। अच्छा। वो उसे दोस्तों और परिवार से दूर कर देता ताकि उसकी दुनिया में सच बोलने वाला सिर्फ एक ही इंसान बचे, एंड्रयू खुद। धीरे धीरे नीना को खुद पर ही यकीन नहीं रहा। उसे लगने लगा कि शायद वो सच में पागल हो रही है। और सबसे खौफनाक बात जो एंड्रू कबूल करता है वो ये है कि मिली को इस घर में नीना की जगह लेने के लिए लाया गया था। वो अगली शिकार थी। हाँ। जरा सोचिए, मिली के दिमाग पर इसका क्या असर हुआ होगा। जिस औरत से वो नफरत करती थी, जिससे वो डरती थी, वो असल में उसकी अपनी ही परछाई थी। यही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मिली का डर अब एक नए एहसास में बदल जाता है। ये जानने का डर कि वो कितनी आसानी से धोखा खा गई, और शायद पहली बार
उसे नीना के लिए एक अजीब सी सहानुभूति महसूस होती है। और ये एहसास तब और गहरा हो जाता है जब वो नीना को एक गुप्त अटारी के कमरे में ढूंढ निकालती है। हाँ, नीना की हालत, वो टूटी हुई है, कमजोर है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक चिंगारी बाकी है। और वो मिली से जो कहती है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो कहती है, उसने मुझे दुनिया से अलग कर दिया और अब तुम्हारी बारी है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, नहीं, ये एक भविष्यवाणी है। बिल्कुल। उस एक पल में दोनों औरतें जो एक दूसरे को दुश्मन समझती थीं, एक ही टीम में आ जाती हैं क्योंकि उनका दुश्मन एक ही है। इस मोड़ पर कोई भी इंसान होता तो शायद हिम्मत हार जाता। वो पूरी तरह से फंस चुकी थी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मिली टूटती नहीं है, और यही कहानी का तीसरा मोड़ आता है जो हमें बताता है कि मिली कोई आम लड़की नहीं है। हाँ, हमें मिली के अतीत का वो राज पता चलता है जिसे वो सबसे छिपा रही थी। वो जेल जा चुकी है। और जब मुझे ये पता चला तो कहानी मेरे लिए पूरी तरह से बदल गई। मेरे लिए भी। जिस चीज को मैं उसकी कमजोरी, उसका काला सच समझ रहा था, वो तो उसका सुपर पावर निकला। बिल्कुल, कहानीकार ने यहाँ बहुत खूबसूरती से इस जानकारी का इस्तेमाल किया है। हमें पता चलता है कि वो किसी मर्डर के लिए जेल नहीं गई थी, उसने आत्मरक्षा में एक अत्याचारी आदमी को मारा था, एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल एंड्रू जैसा था। तो इसका मतलब है कि वो इस तरह के राक्षस से पहले भी मिल चुकी है। मिल ही नहीं चुकी, वो उसे हरा भी चुकी है। और ये जानकारी सब कुछ बदल देती है। मिली के पास अब सिर्फ डर नहीं है, उसके पास अनुभव है। उसके पास एक सर्वाइवल स्किल सेट है। हाँ, अत्याचार से बचने का एक ऐसा हुनर जो एंड्रू सोच भी नहीं सकता। वो जानती है कि एंड्रू जैसे लोग कंट्रोल और डर पर जीते हैं। सही कहा। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि उनका शिकार उनसे डरता है, और जिस पल मिली उससे डरना बंद कर देती है, वो अनजाने में ही एंड्रू का सबसे बड़ा हथियार छीन लेती है। वाह, मतलब उसका अतीत जो अब तक एक बोझ था, अब उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया है। और वो अब शिकार की तरह नहीं बल्कि एक शिकारी की तरह सोचना शुरू कर देती है। वो एंड्रू के दिमाग को पढ़ने लगती है। वो समझ जाती है कि उसे सीधे सीधे चुनौती नहीं दी जा सकती, उसे उसी के खेल में, उसी के नियमों से हराना होगा। बिल्कुल। और यहीं से जन्म होता है एक खामोश लेकिन घातक प्लान का। ये कहानी का चौथा मोड़ है। मिली नीना के साथ एक सौदा करती है। वो दोनों मिलकर एंड्रू को फंसाएंगी। लेकिन उनका मकसद सिर्फ उसे पुलिस के हवाले करना नहीं है, है ना? नहीं, वो चाहती हैं कि एंड्रू को वही महसूस हो जो उसने नीना को सालों तक महसूस कराया है। डर, बेबसी और ये एहसास कि आपका अपनी जिंदगी पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसे क्या कहते हैं? पोएटिक जस्टिस कहते हैं, जब सजा उसी तरीके से दी जाती है जिस तरीके से जुल्म किया गया हो। ये सिर्फ बदला नहीं है, ये एक तरह का संतुलन है। हाँ, ये एक तरह का संतुलन है जो कहानी में स्थापित हो रहा है। एंड्रू ने मनोवैज्ञानिक खेल को अपना हथियार बनाया था, और अब उसी हथियार से उस पर पलटवार किया जा रहा है। और वो एक ठंडा, सोचा समझा प्लान बनाती हैं जिसमें भावनाएं नहीं, सिर्फ रणनीति है। और क्लाइमैक्स सीन इस रणनीति का शिखर है। मिली और नीना मिलकर ऐसा जाल बिछाती हैं कि एक रात एंड्रू खुद को उसी अटारी वाले कमरे में बंद पाता है जहां नीना सालों से बंद थी। कहानी में उस सीन का वर्णन कमाल का है। वो आदमी जो हमेशा कंट्रोल में रहता था, वो अब जानवरों की तरह चिल्ला रहा है, उसके हाथ कांप रहे हैं, वो दरवाजा पीट रहा है, वो पूरी तरह से बेबस है। और उस बेबसी के सामने कौन खड़ा है? मिली, बिल्कुल शांत। उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं है, बल्कि एक अजीब सा सुकून है, जैसे वो कोई आर्ट का काम देख रहा हो। हाँ, और वो बहुत धीरे से कहती है, अब तुम्हारी बारी है। ये सीन, ये बहुत पावरफुल है। किरदारों की भूमिकाएं पूरी तरह से उलट गई हैं। अत्याचारी अब बेबस है और जो पीड़ित थीं वो अब कंट्रोल में है। और मिली का शांत रहना ये दिखाता है कि ये गुस्से में उठाया गया कदम नहीं है, ये शतरंज की एक चाल है जो बहुत पहले सोची जा चुकी थी। उसने एंड्रू के साइकोलॉजी को समझा और उसी का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया। बिल्कुल, उसने एंड्रू को उसी के बनाए हुए पिंजरे में कैद कर दिया। इसके बाद पुलिस को एक गुमनाम टिप मिलती है और एंड्रू गिरफ्तार हो जाता है। और यहाँ पर कहानी एक आम थ्रिलर की तरह खत्म हो सकती थी, बुराई की हार, अच्छाई की जीत। लेकिन कहानी का असली पंच तो अब आता है। हाँ, पांचवा और आखिरी मोड़, एक शिकारी का जन्म। कहानी का अंत ही उसकी असली शुरुआत है। नीना सुरक्षित है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, एंड्रू जेल में है, मिली उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। सब कुछ ठीक लगता है, वो आज़ाद है। लेकिन जैसे ही वो उस घर से निकलती है, उसके फोन पर एक मैसेज आता है। सिर्फ 4 शब्द, आई नीड अ हाउसमेड। और ये कोई मामूली जॉब ऑफर नहीं है। नहीं,
ये एक बुलावा है, एक मिशन के लिए, एक इनविटेशन है। मिली को उस पल में एहसास होता है कि एंड्रू अकेला नहीं था। ये दुनिया ऐसे अनगिनत घरों से भरी पड़ी है जहां कोई ना कोई नीना बंद है और कोई ना कोई एंड्रू बाहर से एक शरीफ इंसान बनकर जी रहा है। और पुलिस या कानून हमेशा उन बंद दरवाजों के पीछे नहीं पहुंच सकते। यहीं पर मिली का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कहानी की एक लाइन है, अब मिली भाग नहीं रही थी, अब वो चुन रही थी। वो अब अपनी किस्मत से भाग नहीं रही, वो अपना रास्ता खुद बना रही है। वो सिर्फ एक हाउसमेड नहीं है, वो एक जाल बन चुकी है। उसने अपनी पहचान को, एक हाउसमेड होने की पहचान को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। सही बात है। सोचिए, एक हाउसमेट पर कौन शक करता है? वो घर के हर कोने में जा सकती है, वो हर बात सुनती है, हर राज देखती है, लेकिन खुद अदृश्य रहती है। मिली ने अपनी इस कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। कहानी का आखिरी सीन इस बात पर मुहर लगा देता है। मिली एक होटल के कमरे में है, वो शीशे में अपनी परछाई को देखती है और लेखक पुरानी और नई मिली के बीच का फर्क बताता है। क्या फर्क था? पुरानी मिली डर से भरी थी, नई मिली शांत थी। उसकी आंखों में डर की जगह कंट्रोल था। वाह! और वो फिर से हल्की सी मुस्कुराती है। ये मुस्कान जीत की नहीं, बल्कि एक नए मकसद को स्वीकार करने की है। वो एक तरह की एंटी हीरो बन गई है, एक ऐसी प्रोटेक्टर जो कानून के दायरे से बाहर काम करती है। वो न्याय कर रही है, लेकिन अपने तरीके से। वो अब उन औरतों के लिए लड़ रही है जो खुद के लिए नहीं लड़ सकती। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो ये सिर्फ एक बदला लेने की कहानी नहीं है। नहीं, ये अपनी ताकत को वापस पाने की कहानी है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे सबसे मुश्किल हालात में भी इंसान सरवाइव कर सकता है। उसकी तरह सोचना पड़ता है। मतलब आप भी राक्षस बन जाएं। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी राक्षस बन जाएं। मिली ने एंड्रू की क्रूरता को नहीं अपनाया, लेकिन उसने उसकी प्लानिंग, उसकी चालाकी और धोखे को जरूर अपनाया, ताकि वो उसे उसी के खेल में हरा सके। आग को आग से बुझाया। बिल्कुल। और शायद कहानी का सबसे बड़ा मतलब यही है कि ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, ये हर उस जगह की है जहां कोई चुपचाप जुल्म सह रहा है, ये सोचकर कि कोई मदद के लिए नहीं आएगा। सही कहा। मिली ने ये साबित कर दिया कि विक्टिम रहना शायद आपकी चॉइस ना हो, लेकिन सर्वाइवर बनना आपकी चॉइस होती है। उसने न सिर्फ सर्वाइव किया, बल्कि उसने सिस्टम को अपने हाथ में ले लिया। उसने अपनी किस्मत को अपने कंट्रोल में ले लिया, वो कंट्रोल जो एंड्रू ने उससे छीनने की कोशिश की थी। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहते हैं, एक ऐसा सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है। जब एक सर्वाइवर न्याय अपने हाथों में लेता है, तो न्याय और बदले के बीच की वो महीन रेखा, वो कहाँ होती है? क्या मिली का रास्ता नैतिक रूप से सही है, भले ही वो कानूनी रूप से गलत हो?